साइकिल की सवारी करवा रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि 2022 बाईसाइकिल की बारी है। जब सड़क नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो साइकिल को ही कंधे पे ढोते हुए जिंदगी भर फिरते रहेंगे। आप टोपी को हर जगह पकड़ लेते हैं। 4 प्रकार की टोपियां थी। लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर के कि क्या सदन में बैठे हुए हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं या कोई ड्रामा पार्टी। जब भी देश पे आपदा आती है, राहुल जी भारत में नहीं रहते हैं, उनको तब नानी याद आती, तब वो इटली में रहते हैं। वहां पे पब्लिक जय श्री राम बोलती है, दीदी परेशान हो जाती हैं। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति के साथ खिलवाड़ करने की छूट भारत की जनता किसी को नहीं दे सकती है। आपको प्रतिद्वंदी कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती? अखिलेश जी या अन्य दलों के नेता थे कहां कोरोना के दौरान? अंडरग्राउंड थे। प्रियंका गांधी तो मंदिरों में घूम रही है। व्यक्ति अंतिम समय मंदिरों की शरण में जाता है। ओवैसी साहब का शिवपाल यादव से गठबंधन होने जा रहा है। ओवैसी जी एक महान आत्मा है। इलेक्शन के दौरान इस प्रकार की आत्माएं जागृत होती हैं। राहुल गांधी जी केरल में गए थे और उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करी थी। राहुल जी जो आज बोलते हैं उनको कल स्वयं पता नहीं होता है। इसलिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, मैन विदाउट ब्रेन। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर सर। योगी जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश को अपना समय दिया, हमें अपना समय दिया इस कॉन्क्लेव के लिए। अमित जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर से इस प्रकार के टीवी शो का हिस्सा बन पा रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई की सफलता का एक जीवंत उदाहरण है ये। मैं इसके लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और योगी जी इस सेशन का हमने नाम दिया है 2022 का बाजीगर, यानी सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल पहले आप गोरखपुर से सांसद रहे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा गया था कि भगवाधारी इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल लेगा, लेकिन आज बंगाल से लेकर असम तक, अगर सीधे तरह से कहूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी डिमांड बहुत है। देखिए, भारत की सनातन आस्था है, भारत के मूल्यों और आदर्शों में निहित है और उस पूरी परंपरा के प्रति मेरी एकांत निष्ठा है। जो भारत का है उस पर गौरव की अनुभूति करना है और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। जो प्रदेश के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है, इसके लिए भले ही कोई कह दे, हम लोग उस मार्ग के सारथी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए लोगों को जो अच्छा लगा, मैं आभारी हूं उन सब का जिन्हें प्रदेश की कार्यपद्धति को और प्रदेश की कार्यप्रणाली जिसको लोगों ने सराहा है, हर एक क्षेत्र में सराहा है। और हम लोग जब जाते हैं राज्यों, अन्य राज्यों में भी या अन्य राज्यों से जो हमारे पास अलग अलग संदेश आते हैं, पत्र आते हैं या लोग उस प्रकार के मैसेजेस करते हैं, वह हम लोगों को बहुत उत्साहित भी करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी किसी भी सफलता में हमारे अंदर अहंकार का भाव भी ना आए
लेकिन अगर हम अच्छे मार्ग पर हैं और कहीं असफलता आ भी गई तो हम उससे निराश भी नहीं होंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके फिर से सफलता का मार्ग का अनुसरण करेंगे। और प्रदेश में हम यही कर रहे हैं। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज अखिलेश जी पहले सेशन में थे तो उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र कम से कम 4 से 5 बार करा। उन्होंने बोला जब आप योगी जी यहां पर आएंगे तो आप जरूर सवाल पूछिएगा कि संकल्प पत्र पे अमल क्यों नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं यही तो कहना चाहता हूं ना जी कि उनका घोषणा पत्र था, मैं हमारा संकल्प पत्र था। हमने जो कहा वो करके दिखाया। मैं एक एक करके सबको गिना देता हूं। हमें उसकी ये सब नोट करके लाने की आवश्यकता भी नहीं है जी। और ना हम लोग उस प्रकार के दस्तावेजों को, अब तो तकनीक आ चुकी है, अभी हम लोग तो बजट भी पेपरलेस कर दिए हैं। इसलिए अभी अखिलेश जी बहुत पीछे के युग में जी रहे हैं। हम लोग एक नए युग की तरफ बढ़ चुके हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं। एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है। ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है। जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं जी, ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। नौकरी देंगे तो नौकरी में भी वही पिक एंड चूज होता था। तो इसको आप बहरूपिया ब्रांड मानते हैं आप? मैं वही बोल रहा हूं ना जी कि हमने जब प्रदेश का कोई संवैधानिक दायित्व तो आप निभा रहे हैं तो उस समय पिक एंड चूज नहीं हो सकता, उस समय तो संकल्प होगा। भाई मैं जो कुछ कहूंगा देश के संविधान को साक्षी मान करके कहूंगा और करूंगा। मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और वही कार्य हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी नंबर 2 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आप सन्यासी से सीधा अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। नहीं, मैं कुछ ना, मैं पहले भी सन्यासी था, आज भी सन्यासी। लेकिन एक सन्यासी शासन की व्यवस्था को भी उसी सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन की राह पर आगे बढ़ा सकता है और हर एक फील्ड में कार्य करके दिखा सकता है। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। देखिए 2015-16 में प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था या ईज ऑफ डूइंग में जो रैंकिंग थी हमारी, यानी व्यवसाय की सुगमता जिसे आप कह सकते हैं, इसमें हमारी रैंकिंग 14वें नंबर पर थी। इसको हम 17 में 12वें नंबर पर लेके आए और फिर इसके बाद जो हमने रिफॉर्म किए प्रदेश के अंदर, इसके बाद प्रदेश के अंदर हमने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। हम लोगों ने प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा और उसके बाद आज देश के अंदर हमारी रैंकिंग नंबर 2 पर है। यानी देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई आज के अंदर है तो वह उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 2 पर आज आ चुका है। और उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे लोगों में हलचल है, आप देखना उत्तर प्रदेश उसको भी अचीव करेगा। अखिलेश प्रति व्यक्ति आए, जी यही पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंकड़ों की जादूगर है, ये आंकड़े पेश करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए जिनको केवल घोषणा करनी है जी, तो उनको आंकड़ों से भी मतलब क्या है। आप बोल लीजिए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को चंद्रमा तक लेके चले जाएंगे, मंगलयान तक लेके मंगल ग्रह तक लेकर के जाएंगे। जब आपको करना ही नहीं है, आप तो सीमित है, पहले से घोषणा तक सीमित हैं। तो ये घोषणाएं कर देने से हर बार ही कहते हैं हमने मेट्रो चलाई, हमने रिवर फ्रंट बना दिया, देश को उस पर गर्व होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि देश कितना गर्व करेगा किसी चीज पर, मैं उन्हीं आंकड़ों में आ रहा हूं। 15-16 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जी ये मात्र 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 95,000 पहुंची है 4 वर्ष में। क्या ये आंकड़े
ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। नहीं, इस पर बजट भी 5 लाख करोड़ के करीब का था। 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके हमने इसको 5 लाख करोड़ तक 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया है जी। और ये बजट के दायरे को बढ़ाना ये केवल लेखा जोखा का आंकड़ों का खेल नहीं है, इस सरकार के विजन और प्रदेश के डेवलपमेंट का एक रोड मैप भी है। हम कैसे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे पूरे बजट को आप देख लीजिए, इसमें कहीं जाति नहीं, कहीं मत नहीं, कहीं मजहब नहीं, कहीं क्षेत्र नहीं, कहीं भाषा नहीं, कहीं कोई वाद नहीं। ये तो वही है जो मोदी जी ने मंत्र दिया था 2014 में, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के भाव पर आधारित बजट भी है, जिसमें हर एक तबके के लिए व्यवस्था भी है, लेकिन प्रदेश के विकास का एक बेहतर रोड मैप भी सबके सामने हमने प्रस्तुत करके दिखाया है। हम इसको इस रूप में लेके जाएंगे जी। जहां तक प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, 2017 में जब हम लोग आए थे प्रदेश के अंदर, अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं, 2 एक्सप्रेसवे थे, एक चालू स्थिति में थी यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरी एक्सप्रेसवे चालू हो नहीं पाई थी, उसमें लगभग 30% काम बचा था, जिसको हम लोगों ने आने के बाद संपन्न किया। तो अलग विषय है कि अखिलेश जी उसका दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर चुके थे जी। ये 5 वर्ष की उनकी एक उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं कि अधूरा एक्सप्रेसवे जिसपे शेष कार्य 30% का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करा, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, उसकी सड़क की क्वालिटी देखिए कैसी बन रही है। वही हम कह रहे हैं ना जी जी, मैं उसी में आ रहा हूं। सड़क की क्वालिटी तो इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को पहले से उसमें थर्ड पार्टी के रूप में रखा हुआ है जी। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना अन्य उनके कार्यों के साथ कराऊं जी, तो कहीं नहीं टिकते। एक दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनका एक और जो किस्सा है, जो उनके बारे में जो हम लोगों ने, मैं उसको बहुत नजदीक से महसूस किया। मार्च 17 में हम लोग आए, मई 2017 में मैं समीक्षा कर रहा था, तो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा के लिए कहा कि भाई मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस 0 थी। मैंने पूछा भी क्यों काम नहीं हो रहा है जी, तो मुझे बताया गया कि साहब उसमें तो लैंड ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो लैंड नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो हमने फिर से उसको कैंसिल करवा करके हमने कहा भी इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए कि लोग दिसंबर 2016 में जो टेंडर किए थे, 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर किए थे, और उसमें इन्होंने वर्क भी आवंटित कर दिए थे, अलग अलग संस्थाओं को कार्य करने के लिए टेंडर भी, उन टेंडर के बाद सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर दी थी। जमीन मानक के अनुरूप इनके पास थी भी नहीं। हम लोग जब आए, हम लोगों ने उसके बाद से फिर पहले जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की, और जब हमारे पास 18 में 96% लैंड आई, हमने टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की। मैंने देखा कि जितना 15,200 करोड़ रुपए में ही उतना ही टेंडर आया है, उतना टेंडर उतना ही आया। तो मैं इस बारे में पूछा, मैंने कहा भी क्या इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बीट एक साथ आई हैं? कहा नहीं, अलग अलग आई हैं। तो हमने कहा इसको कैंसिल करके एक बार अलग एक साथ मंगाओ। एक साथ जब मंगाई गई जी, और हमने उसमें काफी अन्य चीजों में जो हमें लगता था कि इसमें कहीं ना कहीं ये मिलजुल करके सारा खेल खेला जा रहा है, आज वही एक्सप्रेसवे उतना किलोमीटर लंबा लेकिन पहले से 10 मीटर चौड़ा बन रहा है, और वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है। जो 15,200 करोड़ में जिसको ये बना रहे थे, हम 2 साल बाद कार्य प्रारंभ करते हैं, 11,800 करोड़ रुपए में हम बना रहे हैं। और उसी एक्सप्रेसवे में हम लोग 80% कार्य पूरा कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर दें। ये है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। हमारा 50% काम वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, युद्ध स्तर पर हमारा कार्य चल रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तीसरा, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक हमारा काम, इस पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, और हमारा अनुमान है कि जून तक हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को प्रारंभ करते हुए इसके बाद इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे में।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य उस पर प्रारंभ हो चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 5 वर्ष में एक अधूरे एक्सप्रेसवे को प्रदेश को देते हैं और यहां पर 4 वर्ष अभी सरकार के पूरे नहीं हुए, हम 5 एक्सप्रेसवे में एक साथ प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज थी बीमारू स्टेट की, उस इमेज से आपने बाहर निकाल दिया है उत्तर प्रदेश एकदम। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम पहली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और हम बहुत जल्दी इसको भी अचीव करेंगे। आप मुंबई गए, वहां पर फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट लेके चले गए। उद्धव ठाकरे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्ला चिल्लाकर धमकाकर कोई यहां के उद्योग को लेकर जाना चाहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कर ले। हम धमका कहां रहे हैं? हम किसी को धमका कहां रहे हैं? हम मुंबई गए थे। मुंबई में मुझे लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड जारी करना था। बॉम्बे उस दौरान मैंने वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे और उत्तर प्रदेश का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसका बॉन्ड जारी होना था। हमने उस प्रक्रिया को वहां पूरा किया। इस दौरान में अलग अलग तबके के लोगों से मिला। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मुख्यमंत्री आते हैं, मैं उनका अवगत करता हूं। जी भाई, आज जो कुछ भी होना है वो पॉलिसी के दायरे में होना है और जो अच्छी सुविधा देगा, सुरक्षा का माहौल देगा। उद्धव ठाकरे तो आप लोगों के सहयोगी थे, इतना नाराज क्यों हो गए वो आप लोगों से? देखिए, ये उद्धव जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जी, लेकिन इसमें नाराजगी की बात कहां? भाई, मैंने तो कहा कि भाई ये फिल्म सिटी हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, इसमें ये सुविधा हम देना चाहते हैं। अगर लोगों में उसके प्रति उत्साह है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का इसके पीछे फेल्योर भी है, क्योंकि वे लोग उस प्रकार का माहौल देने में कहीं ना कहीं विफल हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबको मालूम है कि यहां पे अंडरवर्ल्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता किसी कार्य में, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी भी अंडरवर्ल्ड या किसी आपराधिक गिरोह का, किसी ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का किसी भी कार्य में, डेवलपमेंट के किसी भी कार्यक्रम के साथ किसी प्रकार का थ्रेट, फिर उसको किस अंजाम तक हम लेकर के जाएंगे, ये सबको मालूम है। इसलिए कोई थ्रेट यहां पर नहीं, कोई चौथ यहां पे नहीं वसूली होती है। हमने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के अंदर लोग आएंगे और मुझे विश्वास है हमारे उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी हमने प्रस्तावित की है वह देश और दुनिया की बेहतरीन फिल्म सिटी होगी। और मैं पूरे देश और दुनिया के इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मैं इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं। वे लोग आए, प्रदेश में अपना निवेश करें। हम इसको पीपीपी मोड में आगे लेके जा रहे हैं और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी, यहां पर तो बॉलीवुड के कुछ लोग भी, अभिजीत जी भी आए हुए हैं, वो भी आपको सुन ही रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको लेके जा रहे हैं और हम देश और दुनिया को वह देंगे जी जिसकी लोगों ने अब तक कल्पना की होगी, वो हम वहां पे करके दिखाएंगे। क्योंकि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया तो वहां पर आपने एक बुल के सींग भी पकड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूं वो संदेश किसको था? देखिए, वो बुल के सींग इस बात को लेकर के थे कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऐसी ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं जी, और जिसको, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश भी चला गया। मैंने कहा ना जी, अब उस प्रतिस्पर्धा में जिसको शामिल होना है जी, आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होइए, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज, चुनाव में इस बार आपका प्रतिद्वंदी कौन है? अखिलेश यादव, मायावती, अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी घूम रही हैं, या फिर ओवैसी, या फिर मैं कहूं योगी वर्सेस ऑल होगी ये लड़ाई? देखिए, चुनाव है, हर दल को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जी जी जी, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ सभी लोग फिर आएंगे। जनता इसका जवाब पहले ही दे चुकी है। आपको प्रतिद्वंदी कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, ओवैसी? देखिए, ये सब कैसे प्रतिद्वंदी हैं? इनको कैसे आप प्रतिद्वंदी मान सकते हैं? जी, उनके पास प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं है, कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को मालूम है कोविड-19 के दौरान इनमें से कोई चेहरा था सामने क्या? कोई था? मैं पूछना चाहता हूं, जो 4 नाम आपने गिनाए हैं, इन चारों में से जब कोरोना से प्रदेश की 24 करोड़ जनता डरी सहमी थी या उनके सामने एक चैलेंज आया था अपने जीवन को बचाने की, राजनीतिक दल के नाते उनका दायित्व भी बनता था कि वे सरकार के साथ सहयोगी बनते।
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक इस पूरे अभियान के साथ पूरी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ा था, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। सरकार ने नहीं कहा, लेकिन संगठन का नेतृत्व था। संगठन का एक वो था कि इशारा था कि नहीं भाई देखो, संगठन का मतलब केवल संगठन का कार्य नहीं करना है, संगठन का मतलब सेवा भी होता है। और विपत्ति के समय संगठन के कार्य से इतर हट करके हम सेवा की प्रकल्प के साथ जुड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता उस अभियान के साथ जुड़ा था। एक काम सपा भी कर सकती थी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा भी कर सकती थी, कांग्रेस भी कर सकती थी। और कांग्रेस ने, खैर अखिलेश जी तो इस मामले में महान हैं कि उन्होंने पूरे कोरोना के दौरान अपने को क्वारंटीन कर दिया था और बहुत अच्छे ढंग से अपनी हिफाजत की थी। जी अच्छा है, वे स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं उनको। वो हमेशा ऐसे क्वारंटीन बने रहें जिससे प्रदेश की जनता का हित होता रहे। लेकिन आज वो बोल के गए कि अगर फ्री वैक्सीन लगेगी तो वो वैक्सीन लगवाएंगे प्रदेश की गरीब जनता को, वो वैक्सीन लगवा लेंगे। आज हमारे मंच पे बोला है अखिलेश जी ने। देखिए, मुझे लगता है जी कि उन्होंने पहले भी कुछ किया नहीं। प्रदेश में सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पर वो साइकिल की सवारी करवा रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि 2022 बाईसाइकिल की बारी है। हाँ, तो देखिए, उस हमेशा साइकिल में ही चलेंगे। जब सड़क नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो साइकिल को ही कंधे पे ढोते हुए जिंदगी भर फिरते रहेंगे। कोई दूसरा काम है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, अब साइकिल का ही सहारा है। मैं वही कह रहा हूं ना जी। देखिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि 6 वर्ष के दौरान देश के अंदर महंगाई नियंत्रण करने और एक सामान्य नागरिक को जितनी बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है, कभी नहीं इसके बारे में कार्य हुआ। ये उन मुद्दों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं जो अनावश्यक रूप से, जिसका कॉमन मैन के जीवन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि व्यवहारिक जानकारी नहीं किसी चीज की, इसलिए करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी या अन्य दलों के नेता थे कहां कोरोना के दौरान? लगभग 1 वर्ष तक ये लोग, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। खैर, कांग्रेस के नेता तो वैसे ही महान है। प्रियंका गांधी तो मंदिरों में घूम रही है। तो इस समय मंदिरों में ही, व्यक्ति अंतिम समय मंदिरों की शरण में जाता है। अंतिम समय जब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, सारी आशाएं बंद हो जाती हैं, तो अंततः व्यक्ति को ईश्वर का ही सहारा होता है। पर वो कह रहे हैं कि मैं तो सरकार बनाने के लिए घूम रही हूं, अब तो इस बार ही सरकार बनाएंगे हम। जो सरकारें थी वो पहले से जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का सपना तो बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है जब 1000 फर्जी बसेज की सूची यहां उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट लेबर को लाने के लिए उन्होंने उपलब्ध करवाई थी। तो इसलिए उस मामले में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 और 2020 कोरोना कालखंड के दौरान ही हुई बाई इलेक्शन में इसका जवाब दे दिया है कि प्रदेश कहां जा रहा है। ओवैसी साहब का शिवपाल यादव से गठबंधन होने जा रहा है, तो उनकी नजर एक वोट बैंक पर रहती है, कैसा देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी जी एक महान आत्मा है जी, और इलेक्शन के दौरान इस प्रकार की आत्माएं जागृत होती हैं। अभी बंगाल में आपका उनसे सामना होगा। और मैं वही कह रहा हूं ना, तो वैसे समाजवाद के भी जो विभिन्न ब्रांड हैं जी, उसमें से प्रगतिशील समाजवाद भी एक ब्रांड है। शिवपाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा होगा। अच्छा है, हर एक दल को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। वो अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएगी, फैसला जनता को करना है। और सभी लोग आएंगे, अपने तरीके से आएंगे, अपनी मजबूती के साथ आएंगे। हमें भी अच्छा लगेगा। चुनाव में हम अपने मुद्दों के साथ और अपनी उपलब्धियों के साथ जाएंगे। हम अपनी बात को रखेंगे, वे अपनी बात को रखेंगे, फैसला जनता को करना है। लेकिन ओवैसी से आपसे प्रेम बहुत करते हैं। नहीं, देखिए भाई, मैं तो पूरे प्रदेश से प्रेम करता हूं जी, और पूरे देश से प्रेम करता हूं। जो भारत का है, भारत के संविधान पे विश्वास करता है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता है, उन सब के प्रति मेरे मन में आदर का भाव है। हां, जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकता, भारत के प्रतीकों और भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में नहीं है, तो जैसा भाव उसका उनके प्रति, वैसा भाव हमारा उनके प्रति होता है।
हाल ही में राहुल गांधी जी केरल में गए थे और उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करी थी। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को मुद्दों पर बात करने वाला बताया था और उन्होंने उत्तर भारत के लोगों को सतही बात करने वाला बताया था। आप काफी नाराज हो गए थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी उस पर ट्वीट करा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल जी जो हैं कांग्रेस के ब्रांड हैं। एक न्यू ब्रांड है कांग्रेस का राहुल के नाम पे। और राहुल जी जो आज बोलते हैं उनको कल स्वयं पता नहीं होता है। इसलिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, मैन विदाउट ब्रेन। जब व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कोई बात नहीं बोलता है, नहीं करता है, तो ये इसी प्रकार के मॉडल बनते हैं। ये मॉडल जहां कहीं खड़ा कर दो और जो उनके मन में उससे 1 घंटे पहले जो आप पढ़ा दो तो वही बात बोल देंगे। अपने बुद्धि और विवेक का कभी वो लोग परिचय नहीं देते। ये आश्चर्य होता है कि जिस परिवार को 5 पीढ़ियों से उत्तर भारत ने देश की सत्ता सौंपी, वो आज उत्तर प्रदेश को या उत्तर भारत को लांछित कर रहे हैं। हमारे लिए उत्तर और दक्षिण कोई मायने नहीं रखता। मैं जितना प्यार उत्तर प्रदेश से करता हूं उतना प्यार दक्षिण से भी करता हूं। मैं आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में जाता हूं, दर्शन करता हूं पूरी श्रद्धा भाव के साथ। मेरा मानना है केरल हमारी सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। आदि शंकराचार्य से लेकर के नारायण गुरु से लेकर के अम्मा की परंपरा है, उसके प्रति भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु होने के नाते केरल के प्रति या तमिलनाडु के प्रति मेरे मन में वही अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव है। आप आहत हुए जो राहुल गांधी ने कहा? नहीं, हम आहत नहीं होते। हम जानते हैं वो अपनी आदत से मजबूर है। तो आदत से मजबूर व्यक्ति से आप उम्मीद क्या करते हैं? उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। आज भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। वो तब भी देखिए, उन्होंने आरएसएस के बारे में वक्तव्य दिया है जी। आप देखेंगे ना, ये जो कुछ नमूने हो जाते हैं, ये नमूने रखने लायक होते हैं। और इन नमूनों को अगर आप देखेंगे कैसी बात करेंगे, ये जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की क्रिटिसाइज करेंगे, भारत के बारे में बोलेंगे। जब वह यूएस एम्बेसडर से मिलेंगे तो उनसे कहेंगे कि देखिए, भारत के अंदर सुरक्षा का वातावरण नहीं है और हमें भारत के अंदर जैसे मोहम्मद से नहीं खतरा है, हमें खतरा तो है भारत के संगठनों से है। ये भारत के बारे में धारणा बनाते हैं। जिस परिवार को भारत ने सर्वाधिक सम्मान दिया, उस परिवार का आज का वारिस भारत के प्रति क्या भाव रखता है, यूएस एम्बेसडर के सामने उनके वक्तव्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देश की जनता राहुल गांधी को बार बार ठुकराती वैसे ही नहीं है जी, इसी बुद्धिमत्ता के लिए ठुकराती है जिसको उन्होंने बार बार परिचय दिया है। एक दूसरा, भारत में जब कोई आपदा आती है, आपने देखा होगा केरल में बाढ़ आई थी, या फिर देश के अंदर कहीं कोई साइक्लोन आ जाता है, या कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया, या कहीं पे कोई वहां पे फ्लड आ गई, अन्य आपदाएं आती हैं। आपदाओं को फेस किया जाता है, सरकार अपने स्तर पर सहयोग करती है। कांग्रेस के नेता के नाते या कांग्रेस पार्टी के पहले वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के नाते उनका भी तो कोई दायित्व बनता था। राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव के समय वोट मांगना नहीं होना चाहिए। जनता के इस प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सम विषम परिस्थितियों में जाकर के हम करेंगे। ये पब्लिक की मर्जी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, लेकिन हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ तो सकते हैं। जब भी देश पे आपदा आती है, राहुल जी भारत में नहीं रहते हैं, उनको तब नानी याद आती है, तब वो इटली में रहते हैं, तब भारत की जनता उनके एजेंडे का पार्ट नहीं होती है। ऐसे ही उत्तर भारत के रूप में लड़ाने का कार्य आज चूंकि वह उन्हें लगता है कि उत्तर भारत में तो उनको जगह नहीं मिली, इस बारी वो चुनाव हार गए, अब दक्षिण भारत में उनकी जगह बनी रहे, तो इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया। देखिए, ये चीजें ये एक आंकलन है, चल पाएंगे। दक्षिण भारत की प्रबुद्ध जनता भी जानती है कि जिस पीढ़ी को 5-5 बार नेतृत्व उत्तर भारत ने दिया, जब उत्तर भारत का नहीं होता दक्षिण भारत का क्या होगा। एक दूसरा, ये चुनाव का मुद्दा होगा बीजेपी के लिए 2022 में। देखिए, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है
इसको मुद्दा बना के करेंगे भी क्या? वो तो जनता पहले से जानती है कि इनके मुंह से जो निकलेगा इसी प्रकार का निकलेगा। उत्तर प्रदेश फिर आएंगे, फिर वे वही काम करने लग जाएंगे। आजकल आपकी नजर टोपी पे भी है और इतनी ज्यादा है कि प्रियंका गांधी की रैली हो या विधानसभा, आप टोपी को हर जगह पकड़ लेते हैं। और अखिलेश जी कहते हैं जब योगी जी ने यह बात कही होगी तो लाल मिर्ची खाई होगी। देखिए, एक तो मैं मिर्च खाता नहीं हूं जी, दूसरा मेरी बातों से अखिलेश जी को या फिर समाजवादी पार्टी को जरूर मिर्च लगती होगी। मैंने विधानसभा में एक बात कही थी। देखिए, विधानसभा एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वहां का एक सिस्टम है, एक शिष्टाचार है। देश और प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है और मैंने वहां पर इसी बात को कहा था। सदन में राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस दौरान मैं देख रहा था कि 4 प्रकार की टोपियां थी, एक लाल, एक नीली, एक पीली, एक हरी। तो मैंने कभी ये सब दृश्य टेलीविजन के माध्यम से जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर के कि क्या ये सदन में बैठे हुए हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं या कोई ड्रामा पार्टी है। तो मैंने कहा ड्रामा पार्टी क्यों बना रहे हैं? आपको अपने पार्टी कार्यक्रम में जो पहनना है पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्रामा पार्टी सदन को तो मत बनाइए। एक दूसरा, मैंने एक छोटे बच्चे की बात कही थी, 2-2.5 साल का बच्चा रहा होगा, 2-2.5 साल का बच्चा रहा होगा। मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक बच्चे का अन्नप्राशन का कार्य, मैं जाता हूं आंगनबाड़ी केंद्रों में या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए जाता हूं, तो उसी दौरान वो बच्चा जो है एक छोटे से बच्चे का अन्नप्राशन कर रहा था और 2.5 साल का बच्चा अपनी मां के साथ में था। तब तक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग टोपी पहन करके नारेबाजी करने के लिए आ गए, तो वो बच्चा बोलने लग गया अपनी मां से कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा आ गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो पब्लिक के मन में क्या धारणा है आपके बारे में, आपकी टोपी पहन करके वो बच्चा अनुमान लगा रहा है। लाल टोपी के बारे में प्रदेश की जनता की क्या धारणा है, ये मैंने बहुत शिष्टाचार पूर्वक उनको सदन में बताया है कि भाई देखो ये पब्लिक की धारणा है। आप सदन में तो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे। मैं गुस्सा नहीं हुआ था, मैंने उनको ये बताया। 1-2 सदस्य कुछ ज्यादा ही वहां पर उछल कूद कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया भी देखो घर की गर्मी को यहां मत दिखाओ, घर के झगड़ों को घर में ही रखा करो, ये सदन है, सदन में सदन की चर्चा करो, बहस की चर्चा करो, और अच्छा होगा कि सदन की शिष्टाचार को आप रख के आगे बढ़े। योगी जी, टोपी के बहाने, लाल टोपी के बहाने निशाना कहीं और तो नहीं था आपका, किसी और टोपी पर? देखिए, एक सामान्य सदन की चर्चा का विषय था, पब्लिक की क्या धारणा है उनके बारे में, ये मैंने वहां पर उनको बताया था। और समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो पब्लिक तो समझा ही रही है। नेता प्रतिपक्ष जो राम गोविंद चौधरी है, उन्होंने बोला कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि ये स्तरहीन बात थी? देखिए, राम गोविंद जी वरिष्ठ नेता हैं और राम गोविंद जी बीच में कोविड से भी संक्रमित हो गए थे, तो मैं तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। उनके सभी वक्तव्यों का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के मंचों पे वे आते नहीं हैं, इसलिए उनको इस सिनेरियो से दूर ही रखना चाहिए। जी, मैं किसान आंदोलन की बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होगा उसमें नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि जिस तरह से आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार वेस्टर्न यूपी में लगातार प्रचार में और प्रसार में जुट गई है, उसका इंपैक्ट क्या आप देखते हैं? और आप लोग मना नहीं पा रहे किसानों को। देखिए, किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जी, अन्नदाता किसानों के बारे में जितना कार्य 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, पिछले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है, इतना कभी नहीं हुआ। हर एक किसान इस बारे में जानता है कि किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले जितने भी कार्य हुए हैं, वह उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, वह
या तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने, या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये चीजें हम लोगों ने लागू की हैं। पर किसान के नहीं रहा? कंधे पर बंदूक रख करके, एक झूठ को बार बार कह करके, कुछ ऐसे चंद चेहरों को सामने ला करके जी किसान बना देना, जो वास्तव में किसानी से, खेती किसानी से जिनका कोई लेन, एक सामान्य किसान तो अपनी खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है। अब उस पर जितने भी किसान नाराज हैं योगी जी, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, बहुत दिन हो गए इस आंदोलन को, ना केंद्र की सरकार समझा पा रही है, ना आप समझा पा रहे हैं। 11 वार्ता हो चुकी है। मैंने कृषि मंत्री का भी इंटरव्यू करा, मैंने पीयूष गोयल का भी इस बीच में इंटरव्यू करा। सभी से मेरा यह सवाल रहा है कि समझा क्यों नहीं पा रहे, गैप कहां रह रहा है, इसका नुकसान असल में आपको हो रहा है। देखिए, यह आंदोलन पिछले 6 वर्षों में पहला आंदोलन तो है नहीं जी। याद करिए, सबसे पहले रोहित वेमुला को मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद देश के अलग अलग फील्ड के जुड़े हुए लोगों ने भी उस अलग अलग इश्यू को लेकर के केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। क्या सब इस जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से आपने मोदी जी की सरकार के प्रति या उनकी लोकप्रियता पे कुछ आंच आई? जी। पहले से अधिक लोकप्रिय होकर के देश और दुनिया के सामने मोदी जी का परचम लहरा रहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। एक भी इतर उतर, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसको राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा भी नहीं बनाया। लेकिन हां, आवश्यकता पड़ी तो मंचों पे हमने कहा था कि अयोध्या में काम होना चाहिए, लेकिन ये हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, भारत का संविधान के दायरे में रहकर जो फैसला होगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। आज हम उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए सच्चाई क्या है, ये खींच हुआ है 2 प्रकार की। एक, जो लोग पहले कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य वहां प्रारंभ हो चुका है। हम 1990 में जो कहते थे, आज वह 1990 के बाद 2021 में 31 वर्षों के बाद साकार हो रहा है। इसका मतलब 31 वर्ष पहले हमने जो बात कही थी, पूज्य संतों ने जो बात कही थी, जी, हमारे विचार परिवार ने जो बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी, वो आज भी सही है। और वे लोग जो उस समय बोलते थे या करते थे, वह तब भी गलत थे, आज भी वे गलत हैं और आगे भी गलत होंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, कुछ लोगों का की जीविका ही आंदोलन है, कभी सीए हो, कभी किसान हो। तो उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी उसी पार्लियामेंट में कहा कि चंदा जीवी है भारतीय जनता पार्टी वाले। यानी उन्होंने बोला कि राम मंदिर को लेकर जो चंदा ले रहे हैं उस पर उनका यह तंज था। देखिए, हमने राम को रोटी के साथ जोड़ के देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये भारत ही नहीं दुनिया के अंदर हर भारतवंशी और हर भारतवासी का यह भाव रहा है। हम लोगों ने कभी इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, हमने कहा भी हमारी आस्था का विषय है। भारत का एक गरीब भले आर्थिक रूप से विपन्न हो सकता है, लेकिन उसने राम को रोटी के साथ जोड़ करके देखा है। और खून पसीने की कमाई से कुछ कमाता जरूर है, लेकिन राम को समर्पित होकर के कार्य करता है। कहीं कोई संकोच इसमें नहीं होना चाहिए। उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण, जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, यह निधि समर्पण का कार्यक्रम है। ये राजनीतिक दलों के द्वारा चंदा उगाही का माध्यम नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, सोच का फर्क है।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चंदा पर जीवित रहने वाले लोग व्यापारी और उद्यमियों से चौथ वसूलने वाले लोग उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आपकी इस पवित्र अभियान के साथ भी वे करेंगे। और हम तो देखिए देश की जनता कितनी महान है, ये लोग अपना प्रलाप करते रहेंगे। आज अखिलेश इसी मंच पे कह रहे थे कि विष्णु जी के अवतार है भगवान राम। हम तो भगवान राम को मानते हैं, मंदिर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती है। हमने राजनीति कब की है? हमने राजनीति कब की है? हमने तो पहले भी कहा था। आपके तो चुनावी घोषणा पत्र पे था, हमने चाहे वो संवैधानिक का हो कि संवैधानिक दायरे में रह करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जी, जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और दिशा निर्देश दिए, उसके तहत सारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। एक भी इतर उतर केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसको राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा भी नहीं बनाया। लेकिन हां, आवश्यकता पड़ी तो मंचों पे हमने कहा था कि अयोध्या में काम होना चाहिए, लेकिन ये हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। भारत का संविधान के दायरे में रहकर जो फैसला होगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। आज हम उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए सच्चाई क्या है, ये खींच हुआ है दो प्रकार की। एक, जो लोग पहले कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य वहां प्रारंभ हो चुका है। हम 1990 में जो कहते थे, आज वह 1990 के बाद 2021 में 31 वर्षों के बाद साकार हो रहा है। इसका मतलब 31 वर्ष पहले हमने जो बात कही थी, पूज्य संतों ने जो बात कही थी, जी, हमारे विचार परिवार ने जो बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी, वो आज भी सही है। और वे लोग जो उस समय बोलते थे या करते थे, वह तब भी गलत थे, आज भी वे गलत हैं और आगे भी गलत होंगे। एक दूसरा, ये सचमुच होता होगा जब देश के अंदर सुनते होंगे फलाने ने इतना पैसा दे दिया, उनके परिवार के किसी सदस्य ने इतना सहयोग दे दिया, तो उनके बच्चे उनको कोसते होंगे, तो मुंह छुपाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। आखिर कहीं तो अपना फेस सेविंग के लिए कुछ तो चाहिए उनको। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अब कहते हैं साहब मैंने भी दिया है, तो इसका मतलब आपने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। हम उस समय बीजेपी ने मजबूर कर दिया कुछ दलों को सॉफ्ट हिंदुत्व पे आने के लिए, क्योंकि आप बंगाल गए, आपने बोला जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, तो दीदी को भी लगता है कि अगर मैं राम की अब बात नहीं करूंगी तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। वहां पे पब्लिक जय श्री राम बोलती है, दीदी परेशान हो जाती हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, भारत के आम जनमानस के श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। राम को भारतीय जनमानस के उससे बाहर नहीं आप कर सकते हैं। और जो भी राम नाम को के साथ द्रोह करेगा, वो कोई भी हो, स्वाभाविक रूप से देश की जनता उसको स्वयं सबक सिखा देगी। आपने, और ये उनकी मजबूरी है। हिंदुत्व केवल हिंदुत्व होता है, न सॉफ्ट होता है न हार्ड होता है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है और भारत के अंदर रह करके भारत की इस जीवन पद्धति के साथ खिलवाड़ करने की छूट भारत की जनता किसी को नहीं दे सकती है और उसने किसी को नहीं दिया है। आप हाल ही में बंगाल में थे और बंगाल में भी आपने लव जिहाद की बात करी। विपक्ष कह रहा है कि प्रेम पर पहरा लगाने के लिए पहले यूपी में लगाया, बंगाल में लगाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री है, आप भी एक मुख्यमंत्री है, तो उनसे आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? देखिए, मुझे तो किसी से परेशानी नहीं जी, लेकिन ममता जी को हम लोगों से जरूर परेशानी हो जाती है। बंगाल में आपका असेसमेंट क्या है? बीजेपी सरकार बना लेगी या फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी। बंगाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि रही है, परिवर्तन का वाहक रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व देने वाला रहा है और बंगाल ने कभी भी अव्यवस्था अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया है। आज सत्ता द्वारा प्रायोजित यानी टीएमसी की सरकार के द्वारा वहां पर प्रायोजित जो अराजकता है, इसको बंगाल की जनता आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और जो अपार समर्थन वहां प्राप्त हो रहा है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। अब मैं कानून व्यवस्था पे आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस को कटघरे में लगातार विपक्ष खड़ा करता रहता है। आपकी, मैं आंकड़े लेकर आया हूं थोड़ा, आपकी सरकार ने करीब 7500 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, 133 अपराधी मार गिराए हैं, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ये यूपी में ठोक तंत्र की सरकार चल रही है, मारो ठोको और आगे बढ़ो। देखिए, इसमें जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको भी जोड़ देते तो अच्छा होता है। जो निर्दोष नागरिक इन अपराधियों के शिकार हुए हैं उसको भी जोड़ देते तो अच्छा होता। देखिए, हमें कोई चीज देखनी है समग्रता के साथ देखनी चाहिए, एक पक्षीय नहीं। हम एक पक्षीय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां मैं कह सकता हूं 4 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार को, 4 वर्ष में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। 4 वर्ष के अंदर जो संगठित अपराध था ये प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्ति की ओर है, और संगठित अपराध और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके कानून को बंधक बनाते थे, जी आज के दिन पर वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज उनकी संपत्तियों की जब्त, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त किए हैं अब तक प्रदेश के अंदर माफिया और आपराधिक प्रवृत्तियों का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर कानून को धता बताते हुए इन संपत्तियों को अर्जित किया था या इनको जबरन कब्जा किया था। आज वो प्रदेश सरकार के कब्जे में। की बात करी, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनकी संपत्ति को चुन चुनकर ढाया गया। विपक्ष कहता है कि देखिए हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं ये लोग। तो उनके लोग ही ऐसे हैं तो हम क्या करेंगे? अब वो ऐसे ही लोगों को आपने इतना डरा दिया। मुख्तार अंसारी पंजाब से, अच्छा होता यूपी नहीं आ रहा। अच्छा होता कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होते। इन अपराधी और माफियाओं को प्रश्रय देने की बजाय इनके बारे में चिंतित होते तो संभवतः प्रदेश की जनता की सहानुभूति इनको मिलती। लेकिन ये लोग उस सहानुभूति को भी खो चुके हैं। योगी जी, आप गाड़ी पलट जाती है। मुख्तार अंसारी इतना डरा हुआ है, वो कहता है मुझे पंजाब में 10 साल और जेल में रख लो, यूपी मत भेज देना मुझे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मैटर चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस का परिणाम है। अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस। आपको मनुष्य बनकर के, मानव बनकर के प्रदेश के अंदर रहने का अधिकार है, लेकिन दानवी प्रवृत्ति से प्रदेश के अंदर कानून को धता बताएंगे तो कानून चुप नहीं बैठेगा, कानून अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। लुटियंस लॉबी है, वो घेरती है, कहती है देखिए कोई अपराध हो जाए वो लगातार कहती है देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया। वही लॉबी है जो नरेंद्र मोदी को घेरती है, वही लॉबी है जो लगातार सवाल खड़ा करती रहती है। क्या कहना चाहते हैं? हाथरस की घटना में जो मीडिया ट्रायल चला था, जो ट्वीट हुए थे, हमने जब उसको एनालिसिस किया, आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें 85 से 90% जो ट्वीट हुए थे वह राजस्थान से हुए थे, दिल्ली से हुए थे, महाराष्ट्र से हुए थे, बंगाल से हुए थे, और तो और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूएई से और यूके और यूएस से हुए थे। जिनको जानकारी नहीं कि हाथरस के बारे में, वे हाथरस के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने लिख दिया तो उस पे वे लोग जुड़ करके फिर उस चेन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं हाथरस की घटना का पीएफआई से क्या संबंध था? पीएफआई की वहां मौजूदगी क्या कर रही थी? क्या जिस प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त किया है उस प्रदेश को फिर से दंगों की आग में झोंकने का कुत्सित षड्यंत्र तो नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने न्यूज़ 18 के मंच पर आए, इतना समय दिया, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया।